प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्तर के 3 चिकित्सा संस्थानों का लोकार्पण करते हुए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को दुनिया के अधिक से अधिक देशों तक पहुंचाने पर दिया जोर। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की पहली बैठक बेंगलुरु में कल से होगी शुरू। वित्त संबंधी कार्यसूची पर की जाएगी चर्चा। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शनल करने का 100% लक्ष्य हासिल करने पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया सम्मानित। और भाजपा ने राज्य सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती घरों के आवंटन के नाम पर गरीबों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा से 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये संस्थान उत्तरी गोवा के धारगल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली के नरेला में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान हैं। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय स्तर के तीनों संस्थान मिलकर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को और आगे लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद का दर्शन है सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। आज मुझे यहाँ पर आयुष से जुड़े 3 इंस्टीट्यूट्स के लोकार्पण का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी दिल्ली, ये तीनों आयुष हेल्थ केयर सिस्टम को नई गति देंगे। साथियों, आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सबका सुख, सबका स्वास्थ्य। जब बीमारी हो ही जाए तब उसके इलाज के लिए मजबूरी नहीं बल्कि जीवन निरामय होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इन संस्थाओं का उद्घाटन 9वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य प्रदर्शनी 2022 के आयोजन के दौरान किया। G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज की पहली बैठक बेंगलुरु में कल से शुरू होगी। 15 दिसंबर तक चलने वाली इस बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक मिलकर करेंगे। इसमें G20 की भारत की अध्यक्षता के तहत वित्त से संबंधित कार्यसूची पर चर्चा की जाएगी और इस पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। में G20 देशों की शेरपा ट्रैक की बैठक की शानदार शुरुआत के बाद अब सभी की निगाहें बेंगलुरु में 13 दिसंबर से शुरू होने वाले फाइनेंस ट्रैक की बैठक पर है। समझने वाली बात यह है कि फाइनेंस ट्रैक में दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियों के साथ जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साथ ही शेरपा ट्रैक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है उसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसकी चर्चा भी फाइनेंस ट्रैक में की जानी है। गौरतलब है कि G20 के फाइनेंस ट्रैक में 8 वर्किंग ग्रुप है। फाइनेंस ट्रैक के तहत G20 देश वैश्विक स्तर पर 21वीं सदी की आर्थिक चुनौतियों का हल खोजते नजर आएंगे। चर्चा की इस अहम कड़ी में वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा, लंबे समय तक उपलब्ध रहने वाले फाइनेंस, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा, बुनियादी ढांचे का विकास और उसका वित्त प्रबंधन, दुनिया में स्वास्थ्य की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन और वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दे शामिल रहने वाले हैं। और सबसे अहम मुद्दा है वित्तीय क्षेत्र के जुड़े मुद्दे, जिस पर G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने, जोखिम प्रबंधन में सुधार करने, अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट सिस्टम को सुधारने, क्रिप्टो एसेट से जुड़े जोखिम और उस पर नीतियों में सामंजस्य बिठाने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G20 वैश्विक आर्थिक चर्चाओं और अंतर्राष्ट्रीय नीति सहयोग के लिए एक अत्यधिक प्रभावी मंच प्रदान करता है। G20 के सदस्यों के अलावा हमने कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी आमंत्रित किया है।
इस वर्ष के लिए एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक समूह का संचालन करने का अवसर ऐसे दौर में मिला है जब भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। उम्मीद की जा रही है कि भारत की अध्यक्षता में G20 की फाइनेंस ट्रैक की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पुनर्गठन के साथ साथ कई देशों में कर्ज की बिगड़ती स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही वित्तीय समावेशन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भी विमर्श किया जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाली G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में ये कहा था कि आज इस बात की जरूरत है कि विकास के लाभ सार्वभौमिक और सर्वसमावेशी हैं। वित्त मंत्रालय ने G20 वित्त ट्रैक एजेंडा में इस विचार को आत्मसात कर लिया है। माननीय वित्त मंत्री और माननीय गवर्नर RBI भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वित्त ट्रैक का नेतृत्व करेंगे। बैठक के साथ ही 21वीं सदी में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी विकास बैंकों को मजबूत करने विषय पर पैनल डिस्कशन और ग्रीन फाइनेंसिंग में केंद्रीय बैंक की भूमिका पर सेमिनार का आयोजन भी किया गया है। G20 के फाइनेंस ट्रैक में चर्चा किए गए मुद्दों पर G20 के अंतिम प्रारूप में जगह दी जाएगी और इसलिए सभी देश 13 दिसंबर मंगलवार से बेंगलुरु में शुरू होने वाले फाइनेंस ट्रैक में वैश्विक मुद्दों की पड़ताल की शुरुआत करने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक अगले साल 23 से 25 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित होगी। G20 की भारत की अध्यक्षता का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फंक्शनल करने का 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर बनारस में आयोजित कार्यक्रम में कल इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ की ओर से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर पूनम सिसोदिया ने ये प्रमाण पत्र ग्रहण किया। राज्य ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन के लिए दिसंबर तक के लिए निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सेंटर्स को फंक्शनल कर लिया है। प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से 62 अधिक केंद्रों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रदेश में जल्दी ही सभी चयनित स्वास्थ्य केंद्रों का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उन्नयन कर लिया जाएगा। प्रदेश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में लोगों को प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव, नवजात शिशु स्वास्थ्य तथा टीकाकरण जैसी 12 तरह की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं।
अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। बस्तर में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर किए जा रहे कार्यों का जायजा लेने वॉल्टियर रेल मंडल के DRM अनूप सतपथी आज जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के साथ जगदलपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए DRM ने बताया कि रेलवे की अधिकांश जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन प्रशासन की मदद से जल्द ही इसे खाली कराया जाएगा। श्री सतपथी ने बस्तर में रेल मार्गों की सुरक्षा को लेकर बताया कि अभी वर्तमान में RPF की 2 कोर बटालियन मौजूद हैं और माओवाद प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्र से अतिरिक्त बल की मांग की गई है। इंस्पेक्शन टूर है, इसमें हमारे सारे ब्रांच ऑफिसर साथ में रहते हैं और हम लोग डिवीजन के सारे जगह में जाने की कोशिश करते हैं एक शेड्यूल के तहत, ताकि हर 2 महीने में 1 महीने में हर इम्पोर्टेंट जगह कवर हो जाए। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे सेफ्टी का, पैसेंजर अम्यूनिटीज़ का और डेवलपमेंट का क्या क्या काम चल रहा है और क्या हो सकता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि डेवलपमेंट एक निरंतर प्रयास है, निरंतर कोशिश है, तो उसको बरकरार रखने के लिए इंस्पेक्शंस होते हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री सतपथी ने कहा कि जल्द ही जगदलपुर रावघाट परियोजना को पूरा करने के काम में तेजी लाई जाएगी। श्री सतपथी ने उम्मीद जताई कि इस परियोजना के पूरा होने से बस्तर देश के अन्य शहरों से जुड़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साझेदारी में बनने वाले किफायती घरों के लिए संचालित योजना का नाम बदलकर खुद का श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। रायपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे और भाजपा के अन्य पार्षदों ने आज रायपुर में एक प्रेस वार्ता लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना का नाम बदलकर मोर जमीन मोर मकान के नाम से हितग्राहियों के साथ धोखा कर रही है। राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताने के लिए 20 दिसंबर को दुर्ग में भाजपा द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जो 10,000 आवास की स्वीकृति है AHP घटक के तहत, उसमें राज्य शासन का 2.5 लाख रुपए, केंद्र का 1.5 लाख रुपए और हितग्राही को 75,000 प्रस्तावित है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार अपना फोटो लगाकर उपरोक्त आवासों में गरीब हितग्राहियों से राज्यांश भी वसूल रही है और कुल 3,25,000 रुपए हितग्राहियों से लेकर अपना खजाना भर रही है। ये हमारा आरोप है, जो कि सर्वथा अनुचित है। हमारी मांग है कि इन 10,000 चिन्हित परिवारों को तुरंत पट्टा दिया जाए, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मोर जमीन मोर मकान के तहत इनको मिल सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकानों के लिए राज्य सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपए, केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और हितग्राही की ओर से 75,000 रुपए देना प्रस्तावित है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।